साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों आप तो जानते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और देश में बनने वाला है नया प्रधानमंत्री। लेकिन इस बार नया प्रधानमंत्री कौन से खेमे से होगा, कौन सी पार्टी से होगा, अभी तक किसी को कुछ भी अंदाजा नहीं है। जैसे कि लोग कहते हैं कि अंदाजा पहले ही हो जाता है कि जीत तो ही पार्टी की होनी है, लेकिन साथियों इस बार यहां पर टक्कर कांटे की है और इस बार इंडिया वाला गठबंधन और बीएसपी एनडीए वाले गठबंधन पर भारी पड़ रहे हैं। और साथियों बहन कुमारी मायावती जी ने अकेले चुनाव लड़ने का जो ऐलान किया है उसके लिए एक अचूक प्लान बनाया है। उस प्लान के तहत बीएसपी उत्तर प्रदेश ही क्या पूरे देश में अच्छी खासी सीटें जीत पाएंगी। साथियों बहुत बड़ा प्लान बीएसपी ने बनाया है, आपको बताऊंगा पूरा प्लान आखिर क्या कुछ बहन जी ने बनाया है। इससे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं साथियों देश में राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है। 22 जनवरी भी चली गई, भगवान राम की मूर्ति में प्राण भी डल गए, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। और जो लोग वहां पर कह रहे थे कि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है और वहां पर ज्यादा भीड़ भी नहीं हुई, लेकिन साथियों जब बीजेपी को लगा कि शायद राम मंदिर वाला मुद्दा जो लहर थी वो फीकी पड़ गई, उसमें कुछ कलर नहीं जमा, कोई रंग नहीं जमा और शायद इस मुद्दे से हमको वोट नहीं मिलने वाला, इस बार वोटों की बौछार नहीं होने वाली, तो साथियों बीजेपी ने बड़ी चालाकी से एक नया मुद्दा उठाया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी सिंह ठाकुर जी को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी। साथियों कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती पे भारत सरकार यानी कि बीजेपी कर्पूरी सिंह ठाकुर जी को भारत रत्न देने की घोषणा कर चुकी है। और यह फैसला क्यों लिया गया? क्योंकि जब वो जीवित थे उनके जीते जी कभी उनको भारत रत्न नहीं दिया, क्योंकि कर्पूरी सिंह ठाकुर जी पूर्ण रूप से आरक्षण के समर्थन में थे और जो उन्होंने 2 बड़े मुख्य काम बिहार के अंदर किए वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन जो बीजेपी सरकार जो आरक्षण का विरोध करती है, ऑन कैमरा आकर विरोध करती है खड़े होकर, बीजेपी के समर्थक आरक्षण पर रात दिन भोंकते हैं, रात दिन गाली देते हैं। आज वही आरक्षण की विरोधी सरकार आरक्षण के समर्थन वाले नेता को भारत रत्न दे रही है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या कारण है? साथियों कारण सीधा साफ है कि 2024 के लिए मोदी जी को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, या फिर यह कहे कि जो उनकी राजनीतिक जमीन है वो पूरी तरह खाली हो चुकी है। एक तरफ साथियों नीतीश कुमार जी ने धुआंधार बैटिंग करके बीजेपी खेमे में बेचैनी पैदा कर दी है और अब बीजेपी चाह रही है कि हम कर्पूरी सिंह ठाकुर जी को भारत रत्न सम्मान देकर जो उनके समाज का वोट बैंक है, जो अति पिछड़े समाज का वोट बैंक है, पिछड़े समाज का वोट बैंक है, एससी एसटी का वोट बैंक है, वो हमको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन बीजेपी नहीं जानती कि इस बार देश का एससी एसटी ओबीसी ये ठान चुका है कि इस बार भाजपा को भगाना है तो भगाना है। एक तरफ साथियों ईवीएम का मुद्दा लगातार जोरों शोरों पर आंदोलन पकड़ने को उतारू है और सुप्रीम कोर्ट में एक से एक लाइव सबूत दिखाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के द्वारा। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ बहुत जल्द फैसला देने वाले हैं ईवीएम को लेकर, जिसके कारण साथियों चुनाव आयोग की भी हवा निकल चुकी है और साथ ही साथ बीजेपी खेमे की हवा निकल चुकी है। लेकिन साथियों से पहले मैं आपको बता दूं, बहन कुमारी मायावती जी ने भी कर्पूरी सिंह ठाकुर जी को शुभकामनाएं दी है उनकी जयंती पर, और उनके समाज को जो उनको अपना जननायक मानता है, जो उनके अनुयायी है, उनको भी शुभकामनाएं दी है कि आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और कर्पूरी सिंह ठाकुर जी को आज भारत रत्न दिया जाएगा, इसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथियों अब मैं बात कर रहा था ईवीएम की कि देश के अंदर ईवीएम को लेकर बड़ा खेल हो रहा है। जो आंकड़े जो सबूत सुप्रीम कोर्ट में रखे गए, एक एक आंकड़े साथियों एक एक
परत दर परत आंकड़े सुप्रीम कोर्ट में धांधलीबाजी के खोले गए एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा के द्वारा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 3 प्रमुख वकील जो ईवीएम के विरोध में है, वैसे तो हजारों वकील है, लेकिन जो मुख्य रोल निभा रहे हैं ईवीएम को देश से हटाने में, एडवोकेट भानु प्रताप, एडवोकेट महमूद प्राचा और एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी। और इन तीनों वकीलों के पीछे सुप्रीम कोर्ट के लगभग 80% वकील और देश के साथ ही लगभग 60% जनता इनके समर्थन में है। और चुनाव आयोग की बत्ती गुल हो गई है। और इसीलिए साथियों चुनाव आयोग ने बीजेपी को पत्र लिखा है, बीजेपी को लेटर भेजा है, मोदी जी को लेटर भेजा है। और पत्र में क्या लिखा है साथियों सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। चुनाव आयोग ने पत्र में लिखा है कि साहब मान्यवर, इस बार 2024 में ही आप एक देश एक चुनाव करा करके घोषणा करके झंझट ही खत्म कर दीजिए, विधानसभा चुनाव का झंझट खत्म कर दीजिए, एक देश एक चुनाव। और साथ साथ उन्होंने कहा है कि ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं ये लोग बड़े ही भयंकर रूप से ईवीएम का विरोध कर रहे हैं और पूरे पूरे सबूतों की मोटी मोटी फाइल बनाकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। और जो फर्जी सर्टिफिकेट 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के प्रत्याशियों को दिए गए, मोहर मार मार कर उनको चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में भी जमा करते हैं। साथियों एक एक प्रत्याशी की लिस्ट बनाकर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी ने सुप्रीम कोर्ट में रखी कि इतनी सीटों से धांधली इस सीट पर हुई, कि इतनी वोटों से धांधली इस सीट पर हुई, इतनी वोट इस व्यक्ति को फालतू मिली और इस व्यक्ति को वोट नहीं मिली। एक एक सीट पर साथियों एक एक वोट का हिसाब करके रख दिया। और इसमें अब चुनाव आयोग और सरकार भी पूरी तरह फंसती हुई नजर आ रही है, दोनों को पसीने आ रहे हैं। लेकिन साथ सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने ठान लिए कि इस बार तो चुनाव होगा तो बैलेट पेपर से ही होगा, चुनाव ईवीएम से बिल्कुल नहीं होगा। इस ईवीएम नामक यंत्र को हम कूड़े में फिकवा कर रहेंगे। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जज ने डीवाई चंद्रचूड़ ने सहमति दे दी है सुनवाई करने के लिए और बहुत जल्द देश की जनता विजयी होने वाली है और भाजपा का झोला उठने में कोई कसर नहीं बची है। साथियों अब बात करता हूं बहन जी ने क्या कुछ प्लानिंग की है 2024 के चुनाव के लिए। आप जानते हैं बहन जी ने अभी हाल ही में चुनाव अकेले लड़ने का फैसला लिया, लेकिन कुछ राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बहन जी अभी भी अपने इस बयान में संशोधन करेंगी और वो इंडिया वाले गठबंधन की तरफ अपना रुख करेंगी, क्योंकि बहन जी भी चाहती है बीजेपी को हराया जाए। और साथ ही बहन जी ने बहुत बड़े निर्देश दे दिए प्लानिंग के तहत कि आपको पूरी टीम को पूरे देश में जा जाकर प्रत्येक गली मोहल्ले में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक समाज के लोगों में, हर जाति के लोगों को जोड़ना है और कैडर कैंप करना है। साथ ही जो पुराना अंदाज था बहन कुमारी मायावती जी का, जो पुरानी प्लानिंग थी कैडर कैंप को मजबूत करना, हर प्रत्येक समाज में, प्रत्येक जाति के लोगों में कैडर कैंप लगवाना और सबको बराबर हिस्सेदारी देना, उसी रूटीन पर बीएसपी दोबारा लौट गई है। और बहन जी ने साफ साफ निर्देश दे दिया है कि प्रत्येक कार्यकर्ता को, प्रत्येक छोटे बड़े नेता को मीटिंग में जाना होगा और कैडर कैंप के माध्यम से हर एक समाज के लोगों को जोड़ना होगा, ताकि 2024 में बीजेपी को अच्छे से सबक सिखाया जा सके। और साथियों बहन कुमारी मायावती जी पहले ही कह चुकी है कि मुझे प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। और साथियों शायद वो समय आ गया है कि इस बार बहन जी के पास सुनहरा मौका है प्रधानमंत्री बनने का, और बहन जी अपने पत्ते धीरे धीरे खोल रही हैं, क्योंकि जो बहन जी के राजनीति करने का तरीका है उसको हर कोई समझ नहीं पाता है। बहन जी ने 3 बार बीजेपी को पटकनी दी है, बीजेपी को औंधे मुंह गिराया है 3 बार, और इस बार फिर चौथी बार भी देश से बीजेपी को बीएसपी ही भगाएगी, क्योंकि साथियों बहन जी से खुद मोदी जी भी डरते हैं। इसलिए आज तक 10 साल में एक भी बयान बहन जी के खिलाफ बीजेपी के किसी भी शीर्ष नेता का नहीं देखा होगा आपने, कोई बोल ही नहीं सकता। और बड़े बड़े विद्वानों का कहना है कि बहन जी तो
भगवान से नहीं डरती, देवी देवताओं को नहीं मानती, तो वो मोदी की ईडी सीबीआई से क्या डरेंगी और क्यों डरेंगी? बहन जी को आयरन लेडी कहा गया, उनको आयरन लेडी का खिताब मिला हुआ है। और साथियों, बहन कुमारी मायावती जी ने मान्यवर साहब काशी राम जी के लिए भी भारत रत्न देने की मांग की है कि सरकार उनको भी भारत रत्न दे। जैसे मान्यवर साहब काशी राम ने पूरे देश में जाकर देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को राजनीति करने के लिए प्रेरित किया, उनको नेता बनने का मौका दिया, उनको नेता बनाया, जागरूक समाज बनाया, वोट के अधिकार को समझाया और समाज के हित में अपना पूरा जीवन लगा दिया। तो इसलिए मान्यवर साहब काशी राम जी को भी भारत रत्न की उपाधि से, सर्वोच्च नागरिक सम्मान से, सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार से सुशोभित किया जाए। लेकिन साथियों, आपने देखा होगा इन जातिवादी सरकारों में जब भी किसी SC ST OBC के नेता को या किसी महापुरुष को सम्मान दिया गया, वो बड़ी राजनीति के तहत अपना राजनीतिक फायदा लेने के लिए या फिर बड़े प्रेशर में आकर दिया गया कि कोई भी देश का मूल निवासी सम्मानित हो। ये चाहते हैं उनका अपमान, सदा अपमान चाहते हैं, सम्मान देना नहीं चाहते। और इस ऐलान से मोदी जी के देश के जातिवादी लोगों के पेट में मरोड़ होने शुरू हो गए हैं, दर्द होना शुरू हो गया है। लेकिन साथियों, कर्पूरी सिंह ठाकुर जी ने जो योगदान अपना दिया देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए, उसको कोई भूल नहीं पाएगा। और दो काम कर्पूरी सिंह ठाकुर जी का आपको मैं बताता चलूं। जब वो पहली बार 1970 में बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो साथियों उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही बिहार के प्रत्येक स्टूडेंट, प्रत्येक छात्र, 8वीं तक के छात्र छात्राओं को मुफ्त शिक्षा देने का ऐलान किया, फ्री शिक्षा देने का ऐलान किया कि शिक्षा सबका मूल अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। और उस दिन से ही बिहार के अंदर 8वीं तक के बच्चों को शिक्षा फ्री मिलने लगी। उसके बाद साथियों 1977 में जब वो दोबारा मुख्यमंत्री बने, तो साथियों उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया बिहार के पिछड़े समाज के लोगों के लिए। उन्होंने बिहार के पिछड़े समाज के लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया, आरक्षण दे दिया, रिजर्वेशन दे दिया। लेकिन साथियों उसके बाद उनकी सरकार तुरंत गिर गई, क्योंकि वहां के जातिवादी लोगों को यह काम उनका पसंद नहीं आया। क्योंकि देश में जो जातिवादी लोग बैठे हुए हैं, वो कभी नहीं चाहते कि आपका बच्चा नौकरी लगे, पढ़े लिखे, व्यापार करे। ये लोग चाहते हैं कि आपका बच्चा मजदूर बने, खेत में काम करे, सड़क पे ऑटो चलाए, नाला साफ करे। ये लोग नहीं चाहते आपके बच्चों की तरक्की। ये लोग अपने बच्चों को तो विदेश में पढ़ाते हैं, आपसे पैसा छीनकर धर्म के नाम पर अपने बच्चों को विदेश पढ़ाएंगे। अपने आप तो मलाई खाएंगे, लेकिन आपके बच्चों को धर्म के नाम में फंसाकर, पाखंडवाद में उलझाकर आपके बच्चों को कहेंगे कि जाइए कावड़ लेके आप, भोलेनाथ आपका भला करेंगे। क्या कभी आपने देखा है किसी बड़े नेता, किसी बिजनेसमैन का ले बेटा कंधे पे कावड़ लेके पैदल जाता हुआ आपने देखा है? कभी नहीं देखा होगा। कौन लोग जाते हैं? गरीब, शोषित, वंचित, अशिक्षित लोग जाते हैं इन कार्यों को पूरा करने के लिए, और फिर नशे में लीन होकर दुर्घटनाएं भी होती हैं। तो मरता कौन है? आप ही मरोगे, आप ही मजदूरी करोगे और आपका ही साथी बेटा गर्क होगा। ये लोग आपका पैसा भी लेंगे, आप वहां जाकर चढ़ावा चढ़ाओगे, आप इनको वोट भी दोगे और यही आपके अधिकारों को छीनेंगे।